बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ लोकेशन के बारे में। ठीक है, तो मेजर ऑफ लोकेशन क्या है? हम कहते हैं कि मेजर ऑफ लोकेशन आपके पास क्या होती है कि जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो आप डेटा को प्रेजेंट करने के मेथड बताते थे, बट आप सेंट्रल वैल्यू के बारे में नहीं बताते, सिंगल वैल्यू के बारे में नहीं बताते, विच रिप्रेजेंट ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। तो वो हमारे पास क्या डिस्कस करते हैं मेजर ऑफ लोकेशन, जिसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। हम इसकी सिंपल अगर डेफिनेशन पढ़ें, ये 2 लाइन्स में हमारे पास डेफिनेशंस आ जाती है कि since the average tend to lie in the central of the distribution, they are called the measure of central tendency। कि जब हम सेंट्रल वैल्यू को नोट करते हैं, जो आपकी फुल डेटा की जो वैल्यूज है उनको रिप्रेजेंट कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड द मेजर ऑफ लोकेशन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास होती है, ठीक है, जो लोकेट करती है सेंट्रल वैल्यू को। बाकी जो हम वीडियो हैं मैं आपको बोर्ड पे भी समझा चुकी हूँ, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है हमारे पास। अच्छा, टाइप्स ऑफ एवरेज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आ जाते हैं, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन बताना है। अब हम जितनी भी पढ़े हैं एवरेजेस, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की एक अर्थमेटिक मीन है, एक ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीन है, मीडियन है एंड मॉड है। अब स्टूडेंट, अर्थमेटिक मीन, ये जितनी भी हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, एवरेजेस पढ़ेंगे, इनको ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा के लिए कहेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम कहते हैं कि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ देयर नंबर, कि हम क्या करते हैं, तमाम वैल्यूज को सम करते हैं एंड डिवाइडेड बाय देयर टोटल नंबर, दैट इज कॉल्ड द मीन फॉर द अनग्रुप डेटा। ये जैसे एग्जांपल दी हुई है, आपको वैल्यूज गिवन है, आपने इनका सम करना है, डिवाइडेड बाय टोटल करना है, आपके पास वैल्यू हो जाएगी। सेम हियर, आपके पास ये वैल्यूज गिवन है, आपने इन वैल्यूज को क्या करना है, सम करना है, डिवाइडेड बाय टोटल, तो आपके पास सिंपल मीन आ जाता है। आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए मीन निकालना है, बट फॉर द अनग्रुप डेटा है, जिसमें ग्रुप डेटा हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं फॉर अ सेट ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन द मीन केम आउट टू बी अ 18.2। ये हमारे पास मीन है, एक्स बार है। लेटर चेकिंग इट वाज डिस्कवर्ड दैट एन एवरेज ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास वाज इनकरेक्टली रिकॉर्ड होगी 19.7। हालांकि करेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी, 17.9 थी। कैलकुलेट द करेक्ट मीन। देखिए स्टूडेंट, आपको एन भी गिवन है, 15 है, एक्स बार मीन भी गिवन है, तो आपको पता है मीन इसके इक्वल होता है। समेशन ऑफ एक्स लोगे आपके पास, तो वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है कि करेक्ट वैल्यू को ऐड करना है और इनकरेक्ट को माइनस कर देना है, तो आपके पास जो समेशन ऑफ एक्स आएगा उस करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स के साथ डिवाइडेड बाय 15 करोगे, तो आपके पास करेक्टेड मीन आ जाएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह सेम दूसरा क्वेश्चन भी आपके पास है। अर्थमेटिक मीन फॉर द ग्रुप डेटा के लिए सिर्फ आपके पास ये चेंजिंग होती है कि उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है। अब आपके पास क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ, ये आपके पास आ जाती है अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी। अब देखिए हमारे पास ये हमें क्लासेस गिवन है, अगर क्लास हमें एक एक्स की जरूरत होती है, एक एफ की जरूरत होती है फॉर द मीन ग्रुप डेटा के लिए, तो आप क्या करोगे, एक्स जो हमारे पास क्या होते हैं, मिड पॉइंट्स होते हैं क्लास मार्क, आप इन दोनों को प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, आपके पास क्लास मार्क या मिड पॉइंट्स आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी गिवन है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ करना है, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे आपने अर्थमेटिक मीन फॉर द ग्रुप डेटा करना है। सेकेंड, आपके पास मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन है। स्टूडेंट, आपको मार्क्स गिवन है, आपने फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, आपने क्लास मार्क फाइंड करने हैं एंड एफ एक्स फाइंड करके सेम आपने फार्मूला लगाना है और सिंपली से कर लेना। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाता है कि शॉर्ट फार्मूलाज भी आ जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं डी का मेथड जो है, शॉर्ट मेथड जिसे हम कहते हैं, या एज्यूम मेथड भी हम कह रहे होते हैं, एक कोडिंग मेथड होता है। ये तमाम मेथड हम डिस्कस करते हैं। शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग मीन क्या है, कि इसमें हम क्या करते हैं, डिविएशंस लेते हैं, कोई सी भी वैल्यू एज्यूम करते हैं, उसको एक्स में से माइनस करते हैं। ये जब हमारे पास वैल्यूज बहुत ज्यादा लार्ज हो रही होती हैं, जहां आपको लगता है कि आप इजीली उसको कैलकुलेट करना आपके लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आपको एरर आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे होते हैं, कि आप मिस्टेक कर सकते हो, देन यू कैन यूज़ द शॉर्ट फार्मूला। और अगर आपको मेंशन है, एज्यूम वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, देन आप बाउंडेड हो जाते हो एज्यूम। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल फार्मूला भी लगा देते हो एग्ज़ाम्स में, तो आपके जो मेथड है, आंसर जो है, बेशक मेथड आप कोई सा भी यूज़ कर लें, आंसर आपका सेम आएगा मीन के लिए। अब स्टूडेंट, हम क्या करते हैं कि डी हमारे पास होता है, डेविएशंस हम करते हैं एक्स की वैल्यूज़ में से एज्यूम वैल्यू को। अब हमारे पास फार्मूला होता है कि एज्यूम वैल्यू को प्लस करना होता है समेशन ऑफ डी। डी हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए एन। अगर ये अनग्रुप डेटा के लिए, अगर तो ग्रुप डेटा के लिए तो सिर्फ और सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, बाकी फार्मूला आपके पास सेम है। मैं एक एग्जांपल करवा देती हूँ
ये अनग्रुप डेटा आपको गिवन है, ठीक है? ये आपके पास अनग्रुप डेटा था। आपने कहा कि एज़्यूम वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया 180, क्योंकि कोई सी भी एज़्यूम आप इनमें से भी सेलेक्ट कर लेते हो। फ्रीक्वेंसी वाले में आप करते हो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने होती है वो एज़्यूम वैल्यू ले लेते हो। तो अगर आप एज़्यूम वैल्यू लेते हो उसमें से डेविएट करते हो अपनी ऑब्ज़र्वेशन को, तो आपके पास ये ऑब्ज़र्वेशंस आ जाती हैं। इनका सम लेना और आपने फ़ॉर्मूले में पुट करना है तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएँगी। इसी तरह हमने सेकंड मेथड के लिए भी यही करना है कि आपने अपनी वैल्यू एज़्यूम जो है वो क्या ले ली है, 10.5 ले लिया और उसको माइनस किया और आपके पास आ जाता है। आप इन ऑब्जर्वेशंस जो आपको गिवन है, आप इसमें इनमें से भी एज़्यूम वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने खुद कह दिया है कि डेविएशन फ्रॉम 10.5 फॉर द 10 आइटम, देन आप बाउंडेड हो जाते हो, फिर आप कोई और एज़्यूम वैल्यू नहीं ले सकते। लेकिन अगर एज़्यूम वैल्यू फिक्स नहीं गिवन है, देन यू कैन चूज़ एनी वैल्यू। अब फ्रीक्वेंसी वाले में हमारे पास क्या होता है कि क्लास मार्क हमें गिवन होते हैं, ठीक है? हमने जो मिड पॉइंट्स अगर ना भी गिवन हो तो मिड पॉइंट्स आप इज़िली फाइंड कर लेते हो। हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाले में ईज़ी मेथड यही है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है ना, आप उसको एज़्यूम वैल्यू एज़ अ सेलेक्ट कर लो। 28 हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, हमने एज़्यूम ले ली वैल्यू 144.5। इसी तरह हमने डेविएट किया है, एफ डिफाइन किया और आपके पास आ गया आंसर। ये तो था फॉर द डी के लिए। अगर हमारे पास कोडिंग मेथड आ जाता है या हमारे पास जिसमें इंटरवल भी ऐड हो रहा होता है, आप यू ले लेते हो जो कि x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच के इक्वल होता है। अब एज्यूम वैल्यू ये आपके पास डी की इक्वल ही होता है ना, x माइनस ए एज्यूम वैल्यूज में। लेकिन इधर सिर्फ और सिर्फ फर्क ये होता है कि आप इंटरवल से साथ डिवाइड करते हो। इसका फ़ॉर्मूला क्या है? सेम वही है हमारे पास a प्लस समेशन ऑफ जहाँ d लगाते थे u लगाने डिवाइड बाय n, क्योंकि इंटरवल ऐड है तो इंटरवल से मल्टीप्लाई करना और अगर फ्रीक्वेंसी है तो फिर फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, बाकी फ़ॉर्मूला आपके पास सेम रहेगा। अब कोडिंग मेथड का अगर मैं एक क्वेश्चन आपको समझा दूँ, देखिए क्लास मार्क हमें गिवन है, एज़्यूम वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई थी कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने हमारे पास है वो एज़्यूम वैल्यू है। हमने डिवाइडेड बाय h, इंटरवल कितना है ये आप देखें, 10 का इंटरवल है इन सब के दरमियान, ये आप देखते हैं। ये हमारे पास अगर आप इनका डिफरेंस लेते जाते हैं, तो इनमें क्या है 10 का इंटरवल है, तो इट्स मीन आप 10 से डिवाइड करोगे, जो वैल्यूज़ आपके पास आएँगे और ये आंसर आ जाएँगे। फ्रीक्वेंसी एंड यू को आप मल्टीप्लाई करोगे, देन फार्मूले में पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है? फार्मूले में ये पुट किया हुआ आपके पास ये वैल्यूज़ पुट की हुई और आपके पास आंसर आ गया 156.7। स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कोडिंग मेथड हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, ठीक है? अक्सर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं जिनमें आपको खुद फाइंड करनी होती है वैल्यूज। अगर आपको फार्मूला आता है, आपको एच गिवन है, ए गिवन है, आपको एफ यू गिवन है, एन गिवन है, तो यू कैन इजीली फाइंड द मीन। आप इजीली फाइंड कर सकते हो मीन, ठीक है? ये हमारे पास मेथड है फॉर फाइंडिंग द मीन। ये भी हमारे पास एफ यू वाला ही मेथड है और मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपके पास जो मेथड भी अगर चेंज कर लो, अगर आपको नहीं कहा गया कि कोडिंग मेथड यूज़ करना है या शॉर्ट मेथड यूज़ करना है और आप कर रहे हो, तो आपके पास आंसर सेम आएगा, ठीक है? आपके पास आंसर डिफरेंट नहीं आना चाहिए। वेटेड अरिथमेटिक मीन में क्या है कि वेट्स इम्पोर्टेंस रखता है। ईच एंड एवरी वैल्यूज़ जो है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं, वो अपनी इम्पोर्टेंस रखता है, इस वजह से कहते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। इसमें जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो ईच एंड एवरी यूनिट हैव इट्स ओन वेट, वो अपना वेट रखता है, हम वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इंपॉर्टेंस रखता है, डिवाइडेड बाय दिस वन, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती है। अगर हमें क्वेश्चन में वेट्स भी गिवन है, जैसे कि आपको वेट्स गिवन है, एक्स की वैल्यूज गिवन है, अब सिंपल मल्टीप्लाई करो और ऐसे आंसर फाइंड कर लो, ये भी सेम आपके पास। तो ये हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट, अरिथमेटिक मीन के डिफरेंट मेथड हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।